नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक पटना। आज हम ईसीजी के बारे में बात करेंगे। ईसीजी क्या है? ईसीजी में वेव्स और सेगमेंट होते हैं। हार्ट में हार्ट बीट कैसे स्टार्ट होते हैं? हार्ट में हार्ट बीट मेन रूप से पेसमेकर से स्टार्ट होता है। पेसमेकर ऐसे नोड में होता है। करंट हार्ट में ऐसे नोड से निकलता है, एवी नोड तक जाता है। जब करंट ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक ट्रेवल करता है तो आर्टरिया को डीपोलराइज करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर एवी नोड पर थोड़ी देर तक रुकता है और फिर आगे बढ़ता है और फिर बंडल ऑफ हिज, पर्किंजी फाइबर और पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती है। इस करंट के आगे बढ़ने से और फैलने से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जहाँ जहाँ पर ये करंट जाता है वहाँ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये करंट जैसा जैसा ट्रेवल करता है उसको हम ईसीजी पेपर पर उस ट्रेवल का एक हम ग्राफ बनाते हैं। दैट ग्राफ इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी में जो चीज़ें हमें दिखती है हम उनको कहते हैं वेव, सेगमेंट। तो वेव्स होती है, सेगमेंट्स होती है और इंटरवल होते हैं। ईसीजी का जो पेपर होते हैं वो एक ग्राफ पेपर होते हैं। इस पेपर में कुछ बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं और कुछ छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। ईसीजी में एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का मतलब एक बेस लाइन होते हैं। ग्राफ क्यों बनते हैं? ग्राफ इसलिए बनते हैं कि जब भी करंट आता है जाता है उसके हिसाब से ईसीजी में ऊपर नीचे एक ग्राफ बनता है। ईसीजी के लाइन पर कुछ भी ऊपर नीचे बनता है उसको हम वेव कहते हैं। जब कोई करंट नहीं फैल रहा होता है तो ये लाइन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। जब किसी भी तरह का करंट पॉजिटिव या नेगेटिव करंट फॉलो करे तब वेव बनती है। तो ईसीजी में तीन चीजें होती हैं, वेव्स होती है, सेगमेंट होती है और इंटरवल होती है। ईसीजी के लाइन पर कुछ भी ऊपर नीचे बनता है उसको हम वेव कहते हैं। जो बिल्कुल स्थिर है वो इंटरवल है या सेगमेंट है। ईसीजी में टोटल 11 चीजें होती हैं। टोटल 11 थिंग्स इन एन ईसीजी। 5 वेव, PQRST, 3 segments, PR segment, ST segment and TP segment। 3 इंटरवल होते हैं, PR इंटरवल, QRS ड्यूरेशन एंड QT इंटरवल। कंडक्शन सिस्टम में सबसे ऊपर होता है एसए नोड। एसए नोड से करंट निकलता है और करंट आगे बढ़ता है एवी नोड तक। फिर एवी नोड पर करंट थोड़ी देर के लिए रुकता है कि बंडल ऑफ हिज में जाता है और नीचे उतरता है। एसए नोड से करंट निकलता है, एवी नोड तक गया, फिर आगे गया। जैसा जैसा ये करंट ट्रेवल करता है वैसा वैसा ईसीजी पर ग्राफ बनता है। एसए नोड से करंट निकलता है, एबी नोड तक जाता है। एसए नोड से एबी नोड तक जाने में तो बीच का गोलाई बनती है जिसको पी वेव कहते हैं। पी वेव क्यों? क्योंकि वो पहली वेव है। पी वेव कहाँ से कहाँ तक? एसए नोड से एबी नोड तक। क्यों बनी? आर्टरिया के डीपोलराइजेशन से। उसके बाद एबी नोड पर थोड़ी देर के लिए करंट रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्योंकि उतनी देर में आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब एबी नोड पर जब रुका रहा उतना देर में बना पीआर इंटरवल बना और आगे गए बंडल ऑफ हिज। जैसे ही बंडल ऑफ हिज को क्रॉस किया वैसे ही एक साथ दोनों तरफ करंट फैलता है और फैलकर दोनों वेंट्रिकल को एक साथ डीपोलराइज करता है।
दोनों वेंट्रिकल के डीपोलराइज करने से जो वेव बनी वो QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो चीजें वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन होने से बनती है, कंडक्शन SA नोड से AV नोड तक P वेव, उसके बाद AV नोड पर रुका PR इंटरवल, उसके बाद दोनों परकिंजी फाइबर में गया और सारे वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए। दोनों वेंट्रिकल के एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये बना QRS कॉम्प्लेक्स। ये पूरी एक बीट है। फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल द्वारा डीपोलराइज से रीपोलराइज होता है। जब रीपोलराइज होता है तो जो वेव बनती है उसे हम टी वेव कहते हैं। कंडक्शन सिस्टम को हमने ECG से रिलेट किया। ये एक नॉर्मल ECG में क्या होता है, 5 वेव होता है। कौन कौन सी? P वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स, फिर T वेव। P वेव आट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, QRS वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, T वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से बनती है। अब इंटरवल क्या होती है? ECG का ग्राफ पेपर है, उसमें एक तरफ वोल्टेज है और एक तरफ टाइम है। किसी भी ग्राफ पेपर में 2 एक्सिस होते हैं, एक X एक्सिस, दूसरा Y एक्सिस। X एक्सिस पर हमेशा कांस्टेंट चीजें होती है और Y एक्सिस पर हमेशा वेरिएबल होता है। तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज चेंज होता है, इसलिए टाइम को रखा जाता है हमेशा X एक्सिस पर और वोल्टेज रहता है हमेशा Y एक्सिस पर। तो थोड़ा सा करंट बढ़ा घटा, P वेव बनी, फिर वोल्टेज ज्यादा बढ़ा घटा, QRS कॉम्प्लेक्स बनी, फिर वोल्टेज वापस रीपोलराइज हुआ तो T वेव बनी। इस तरह से वेव बनती है। वेव कैसे बनी? वोल्टेज को उसके नीचे ऊपर होने से, वोल्टेज के कम ज्यादा होने से। तो वेव कब बनी? जब करंट गया और करंट किसी भी दिशा में गया तो ऊपर हुआ या नीचे हुआ, उससे वेव बनी। P वेव बनी क्रिया से, QRS बनी वेंट्रिकल से, T वेव बनी वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से। ECG में जो X एक्सिस है वो टाइम है। टाइम मतलब X एक्सिस पर कोई चीज जितनी बड़ी होगी उतनी दूर होगी, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। और Y एक्सिस पर कोई चीज जितनी भी बड़ी होगी उतना वोल्टेज कम ज्यादा होगा। P से लेकर Q तक का रास्ता जो है वो इंटरवल है। P से लेकर QRS मतलब जहां से P वेव स्टार्ट हुई और यहां से लेकर Q तक पहुंचने का रास्ता इंटरवल है। इंटरवल का मतलब है टाइम कितना लगा। जो चीज X एक्सिस पर है टाइम है और जो चीज Y एक्सिस पे है वो वोल्टेज है। तो P के शुरुआत से लेकर QRS के शुरुआत तक जाने में जो समय लगा वो इंटरवल है। द टाइम टेकन P to Q is PR interval. Same, the time taken for the QRS is QRS duration. The same, the time taken from Q to T is QT interval. तो PR इंटरवल है, QT इंटरवल है और QRS ड्यूरेशन है। तो ये हो गए 3 आपके इंटरवल। इसके अलावा आपके 3 सेगमेंट हैं। तो सेगमेंट और इंटरवल में क्या फर्क हुआ? सेगमेंट मतलब हुआ वो हिस्सा जहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। पीछे हमने देखा कि एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन थी। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का मतलब जब कोई करंट नहीं फ्लो करता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो
वो हिस्सा सेगमेंट है। जब हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो ये चीजें इंटरवल है, और जब कोई चीज ऊपर रही है वोल्टेज में तो वेव है। पी वेव कहाँ से बनती है? आट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है। अगर पी वेव नहीं बन रही मतलब आट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। क्यूआरएस किससे बनता है? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। अगर क्यूआरएस नहीं बन रहा है मतलब पेशेंट हरिओम हो गया है। इफ देयर इज नो क्यूआरएस देयर आर नो पेशेंट। फिर टी वेव कहाँ से बनती है? वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन से। हमेशा होगी ही होगी, ऐसे नहीं है कि टी वेव नहीं बन रही है। पी वेव हो सकता है एब्सेंट हो, मगर क्यूआरएस होगी ही होगी। अगर क्यूआरएस नहीं बन रही है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पेशेंट को सीपीआर करे वो बेटर है। 3 सेगमेंट है, पीआर, टीपी और एसटी सेगमेंट। हमारे काम की है सिर्फ एसटी सेगमेंट। अगर वो सेगमेंट ऊपर हो गया तो पेशेंट को इस्चीमिया हो गया है। अगर वो नीचे हो गया तो भी पेशेंट को इस्चीमिया हो सकता है। इंटरवल में हमारे एक इंटरवल काम की है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल अगर बढ़ गया है तो पेशेंट को ब्लॉक हो रहा है, कार्डियक ब्लॉकेज हो रहा है। अगर क्यूआरएस ड्यूरेशन बड़ी हो गई तो भी ब्लॉक हो रहा है। क्यूटी इंटरवल बड़ा है फिर भी प्रॉब्लम है। पीआर इंटरवल छोटा हो गया है तो जंक्शनल रिदम हो गया है। वोल्टेज ज़्यादा मतलब मसल ज़्यादा होगा। पी वेव छोटी क्यों? क्योंकि आर्ट्रिया के मसल छोटी। क्यूआरएस बड़ी क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के मसल्स ज़्यादा। पी वेव अगर बड़ी हो जाए मतलब आर्ट्रिया बड़ी हो गई है, इसको हम आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी या चैम्बर इनलार्जमेंट कहते हैं। क्यूआरएस अगर किसी की बड़ी हो जाए या क्यूआरएस किसी को बड़ी हो गया है मतलब वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी। अगर राइट साइड की क्यूआरएस बड़ी हो मतलब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अगर लेफ्ट साइड की क्यूआरएस बड़ी हो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अगर ईसीजी में एक्स एक्सिस पर चीजें दूर दूर बनी है दैट मीन्स टाइम ज्यादा लगा है। अगर पास पास है मतलब टाइम कम लग रहा है। अगर वेव बहुत पास पास है मतलब टाइम बहुत कम लग रहा है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, इट इज़ फास्ट। अगर दूर दूर है मतलब स्पीड कम है, इट इज़ स्लो। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट लेस देन 60, नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100। इफ P2R distance short, PR interval short. If P2R distance long, PR interval prolonged। हम हार्ट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ईसीजी का जो ग्राफ पेपर है उसमें बिग बॉक्सेस है और स्मॉल बॉक्सेस है। बिग बॉक्सेस जो है वो 5 मिलीमीटर के हैं, स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो 1 मिलीमीटर के हैं। ईसीजी में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 मिलीमीटर के जो बॉक्स हैं वो 0.2 सेकेंड का जो मोटी मोटी लकीरें के बीच का हिस्सा है वो बिग बॉक्स है। जो छोटी छोटी लकीरों के बीच का हिस्सा है वो स्मॉल बॉक्स है। हॉरिजेंटली 1 स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड, तो 3 स्मॉल बॉक्स 0.12 सेकेंड, 5 स्मॉल बॉक्स यानी 1 बिग बॉक्स 0.2 सेकेंड। हम वर्टिकली बात करेंगे। 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 मिली वोल्ट 1 mm, 1 लार्ज बॉक्स 0.5 मिली वोल्ट 5 mm। क्यूआरएस कम्प्लेक्स 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यूआरएस ड्यूरेशन नॉट मोर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। 3 स्मॉल बॉक्सेस नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स, मोर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। पीआर इंटरवल 5 बॉक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को ब्लॉक हो रहा है। पीआर इंटरवल नॉट मोर देन
5 बॉक्सेस, अदरवाइज ब्लॉकेज। तो हम बात करेंगे हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सीखना है। इसमें मेन रूप से 3 रूल होते हैं। पहला रूल है, उसको कहते हैं बिग बॉक्स रूल। बिग बॉक्स रूल मतलब कि बड़े बॉक्स की रूल, मतलब 5 मिलीमीटर के कितने बॉक्स आ रहे हैं। मान लो कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उन दोनों के बीच में कितने बिग बॉक्स आ रहे हैं कैलकुलेट करना है। मतलब किसी के हार्ट रेट फास्ट चल रहा है तो उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में कम बिग बॉक्स आएंगे, और किसी के हार्ट रेट स्लो है मतलब उसके 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में ज्यादा बिग बॉक्सेस आएंगे। तो हमें काउंट करना है कितने बिग बॉक्सेस हैं और हम तुरंत बोलेंगे कि कितनी हार्ट रेट है। 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में कितने बिग बॉक्सेस आ रहे हैं, हमें ये सीखना है। अगर किसी के 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में एक बिग बॉक्सेस है मतलब हार्ट रेट 300 है। 3 से 5 बॉक्सेस की दूरी मतलब हार्ट रेट नॉर्मल है। 5 से ज्यादा है ब्रैडिकार्डिया, 6, 7, 8 है सीवियर ब्रैडिकार्डिया। उसी तरह 1, 2 सीवियर टेकिकार्डिया। इफ हार्ट रेट 30 कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट का पेसमेकर एसे नोड बंद हो जाए तो एवी नोड काम करता है। अगर एवी नोड बंद हो जाए तो वेंट्रिकल के सेल्स काम करता है। अगर किसी की हार्ट रेट 25 to 40 है मतलब उसकी साइनस रिदम नहीं है, वो CHV में है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में है। बिग बॉक्स रूल ऑफ 300 by 1500 सेकेंड, 10 सेकेंड रूल, द रूल ऑफ बिग बॉक्स, नंबर ऑफ बिग बॉक्स, रेट, इसी 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे। एक बिग बॉक्स हार्ट रेट 300, 2 बिग बॉक्स हार्ट रेट 150, 3 बिग बॉक्स हार्ट रेट 100, 4 बिग बॉक्स हार्ट रेट 75, 5 बिग बॉक्स हार्ट रेट 60, 6 बिग बॉक्स हार्ट रेट 50। Rule of 300. Count the number of big box between 2 QRS complex and divide to 300. A smaller boxes with 1500 for regular rhythm. 10 second rule, ECG record 10 second or rhythm per page. Count the number of beats present on the ECG, multiply by 6. For irregular rhythm, example 30 into 6, 180 beats per minute. PQRST जो वेव है जब बनती है करंट ऊपर नीचे होती है, इंटरवल है। इंटरवल वो होते हैं जब हम टाइम लाइन पर कैलकुलेट करते हैं। एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस वोल्टेज। टाइम में दूर दूर मतलब स्लो, टाइम में पास पास मतलब फास्ट। अगर कोई चीज का वोल्टेज ज्यादा है, इट इज मोर मसल, मोर कंट्रैक्शन। अगर कोई चीज का साइज छोटा है, इट इज लेस मसल, लेस कंट्रैक्शन। पी वेव छोटी क्यों? क्योंकि आर्टरिया छोटी। क्यूआरएस बड़ी क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल बड़ी। अगर किसी की पी वेव बड़ी हो जाए मतलब आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी या चैम्बर इनलार्जमेंट है। उसके बाद हमने सीखा हार्ट रेट कैलकुलेट करना। 3 मेथड, पहली बिग बॉक्स मेथड, दूसरी 300, तीसरी 10 सेकेंड वाली मेथड। बिग बॉक्सेस वाली मेथड क्या है? 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जितनी बिग बॉक्स आ रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लें। दूसरा तरीका है जितने बिग बॉक्स हैं उसकी संख्या 300 से डिवाइड कर दें। 300 by 300 का हार्ट रेट, 30 by 5 60 हार्ट रेट। और एक तरीका है इर्रेगुलर रिदम है, जब कहीं क्यूआरएस पास पास है और क्यूआरएस कहीं दूर दूर है। उसमें हम क्या करेंगे? 10 सेकेंड के अंदर जितनी बीट आ रही है
उनको काउंट करेंगे। उसके बाद अगर जो भी नंबर आता है उस नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बी आवर हार्ट रेट। जब भी हम एक रिदम देखेंगे तो हमेशा लीड 2 में देखेंगे। किसी भी पेशेंट का जब हम रिदम देखते हैं तो लीड 2 में देखते हैं। only lead 2, only in only lead 2। why lead 2? क्योंकि लीड 2 का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली वही है जो हार्ट का एक्सिस है, जो पी वेव का डायरेक्शन है। तो सबसे अच्छी पी वेव लीड 2 में दिखती है और रिदम देखने के लिए पी वेव जानना जरूरी है। तो बिना पी वेव के रिदम बताना मुश्किल है। पी वेव सबसे अच्छी लीड 2 में दिखती है, इसलिए रिदम भी सबसे अच्छी लीड 2 में दिखती है। इसलिए अस्पताल के मॉनिटर में, आईसीयू में, ओटी में, सबके मॉनिटर में जो डिफ़ॉल्ट लीड सेट होती है वो लीड 2 होती है। धन्यवाद।